हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी लर्निंग एकेडमी पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हैं। आज हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? बाल विकास से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो सीडीपी के क्वेश्चन है वो आज हम लेंगे। आज हमने इसमें क्या क्या कवर करेंगे? जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन, वाइगॉस्की से रिलेटेड क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन, कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी पिछले साल के ऑनलाइन पेपर के जितने भी आए थे, क्या पिछले साल के ऑनलाइन पेपर के क्वेश्चन जो आए थे वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। किस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे, क्या पिछले साल के जितने भी ऑनलाइन पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे वो इसमें सारे कवर अप हो जाएंगे। किसके? जीन पियाजे, वाइगॉस्की, हार्वर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग पे। तो आप पूरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा जिसमें आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जिनका जिनका पेपर अब बचा है वो अच्छे से पूरे प्रिपरेशन कर लेगा। बिल्कुल नए पैटर्न पे हमने इसीलिए क्वेश्चन बनाए हैं इसके सारे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं बिल्कुल। जीन पियाजे और वाइगॉस्की और हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, और कोलबर्ग, सारे क्वेश्चन इसमें इसमें ले लिए ताकि आप लोगों का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर हमें वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा है, किसके ऊपर है? जीन पियाजे के ऊपर। तो क्या लिखा है? जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन व आत्मसातकरण, संतुलीकरण एवं संगठन, या समायोजन एवं संतुलीकरण, या आत्मसातकरण एवं संगठन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 कि समायोजन वो आत्मसातकरण को क्या अनुकूलन की दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड है। क्या लिखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किसके दिया था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था कि किस स्तर बताना है कि बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। पहला है हमारा संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 की मूर्त संक्रियात्मक जो है इसकी अवस्था वही इसका क्या है? राइट आंसर। इसी में क्या करते हैं? कठिनाई महसूस करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है? मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? कि मध्य बाल्यावस्था की आपको एज बतानी है, कौन से एज से किस वर्ष से किस वर्ष तक होता है। पहला ऑप्शन है हमारा जन्म से 5 वर्ष, दूसरा है जन्म से 8 वर्ष, तीसरा है 6 से 11 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मध्य बाल्यावस्था कहलाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा? डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सी चीज इसमें से सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, या परिवार। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। परिवार क्या है? बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फिर से पियाजे के ऊपर। क्या लिखा? पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, या केंद्रीकरण। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 समायोजन कहलाती है। कौन से किसके लिए? स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? क्या कहलाती है? कौन सा है जो स्कीमा को रूपांतरित संशोधित करता है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किसके ऊपर? लेव वाइगॉस्की के ऊपर है। ये बहुत ही इस पे आते हैं। तो क्या लिखा है? लेव वाइगॉस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? कि पहला ऑप्शन हमारा बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है। तो बिल्कुल ही नहीं होगा, रुकावट तो पैदा कर ही नहीं सकता। बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए लेव वाइगॉस्की के ऊपर है। क्या लिखा? लेव वाइगॉस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है, मतलब उस बच्चों के सीखने में किस प्रकार मदद करता है? उपरयुक्त इनाम देकर या कोई इनाम देकर मदद करता है, सख्त सजा देकर, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सजा देने से वो और भी है था अधिगम में सहायता नहीं होगी बल्कि उसके लिए
मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव कर कर या उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तरों की नकल करवा कर। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए हैं सख्त सजा देकर। तो इन दोनों ऑप्शन में बता दें उपरयुक्त इनाम देकर या मात्रा व स्वरूप में बदलाव कर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। या उसके बाद अगर वो नहीं सीख पा रहा है किसी चीज को जिस तरह से हम लोग समझा रहे हैं, तो हम लोग उसका तरीका बदलना चाहिए कि उसको दूसरे तरीके से हम सिखा सकें। क्योंकि ये जो अधिगम का मतलब ही क्या, सिखाना ही होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किसके ऊपर है, लॉरेंस कोलबर्ग के। और लॉरेंस कोलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का। क्योंकि यहाँ पे लिखा है नैतिक विकास की किस अवस्था में, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। तो क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन क्या है, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, आज्ञा का पालन करना और दंड के ऊपर वो स्वरूप करना, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका है हमारा पहला, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास की अवस्था में है। कौन से, नैतिक विकास के, वो भी क्योंकि किस कौन सा विकास दिया था इसमें, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो हम लोग किसमें है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सब लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। मतलब अफसा एक आलू की चिप्स दिखा रही है और वो कह रही है कि यह क्या है, तितली। तो इसमें लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। क्या, प्रतीकात्मकता विचार किस अवस्था की विशेषता है। तो पहला हमारा इसका ऑप्शन है कि संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो अभी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फिर लेव वाइगोत्स्की ऊपर क्या लिखा, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है, किस पर बल देता है, पुरस्कार और सजा, वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी अंतःक्रिया और पाण, या समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर। कैसा है, कर्मी अंतःक्रिया और पाण के ऊपर वो क्या देता है, बल देता है। क्योंकि समाज शास्त्री सिद्धांत जो था वो इसी पर रखा हुआ था, समाज और संस्कृति की भूमिका पर। समाज शास्त्री का मतलब ही समाज और संस्कृति पर बल देना। तो लेव वाइगोत्स्की के समाज संस्कृति के अंतःक्रिया और पाण पर बल दिया है। छात्रों को सीखने में प्रभावित भी करता है, इसमें छात्र अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और पाण क्या है कि जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि शिक्षक, परिवार, दोस्त आदि द्वारा बच्चों को उनके सीखने में अस्थायी सहायता दी जाए। पाण का मतलब यही होता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, या एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, या अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, या एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। तो तानाशाह की भूमिका तो वैसे भी नहीं निभा सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही वैसे भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, क्या, सीखने को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक मतलब सहयोग देने वाली कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी वो हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर है। किसके ऊपर है, हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर है। तो अब हार्वर्ड गार्डनर लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने निम्नलिखित में से क्या, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया था, बुद्धि का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, बुद्धि का सिद्धांत। क्या, कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, यह कथन सही नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा, कथन सही
नहीं है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा क्या है कि सही नहीं है पूछा तो उसने हावर्ड गार्डनर ने कहा था बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कथन है, दो कथन है ए और आर, इसमें से आपको बताना है चार में से क्या है। अब कथन ए पहले पढ़िए क्या लिखा गया है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। चलिए ये तो कथन एक हो गया, ए हो गया। अब कथन आर क्या कह रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, या मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, या अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, इसका ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है राइट आंसर, कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका ही वर्णन करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन का केंद्र होता है, क्या होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि उस तर्क की पहचान करें, क्या उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग, फिर से लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कानून और नियम को क्या बताया था, लचीले उपकरण बताया था। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर, फिर से एक बार हार्वर्ड गार्डनर आ गया। बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया था के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं, क्या समस्या का समाधान भी वो कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कहलाते हैं, तो इसका सृजनात्मक वाले, स्थानिक वाले, या तार्किक गणितीय वाले, या प्रकृतिवादी वाले। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, तार्किक गणितीय, क्योंकि ये जो बुद्धि जो हम लोगों ने पढ़ा था, बुद्धि का जो सूत्र होता था वो गणित की तरह ही होता था। इसमें कई प्रकार की बुद्धियां शामिल हैं जो कि 8 प्रकार की होती हैं, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। इसमें से कोई भी आता है ऑप्शन तो वो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान के इसी तरह से क्या समस्या समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तार्किक गणितीय इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं। ठीक, बहुभाषी मतलब कई भाषाओं वाली हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाने, किस तरह से देखना चाहिए, एक संसाधन, एक बाधा तो हो नहीं सकता बिल्कुल, एक बोझ बिल्कुल हो नहीं सकता, अगर वो बोझ ही समझेगा तो वो तो कभी समझा पढ़ा पाएगा ही नहीं, और एक समस्या, तो ये तीनों ही चीजें एक ही तरह की इशारा कर रही हैं, तो ये तीनों नहीं हो सकती। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 की एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना चाहिए, क्या विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। तो हतोत्साहित जहाँ ऑप्शन आ जाए तो वो तो ऐसे ही नहीं होगा, हतोत्साहित तो करना होता ही नहीं किसी भी चीज के लिए। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, बिल्कुल गलत चीज है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है, ये भी गलत है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे कि किसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कौन सी लिखा है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलगाव, या रूढ़िवादों को मजबूत बनाना।
तो रूढ़िवाद को मजबूत बनाना तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि सीखने का अनुकूल माहौल बनाए। तभी है जो समावेशी शिक्षा का यही मतलब ही होता है, आवश्यकता ही होती है समावेशी शिक्षा में कि सीखने का अनुकूल माहौल बनाए कि किस तरह से वो सीख सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिनमें अवधान न्यूनता अतिक्रिय विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो पहला लिखा है कि लिखित पाठ को समझना, दूसरा है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, या स्थितियों का बोधन और समझना, या पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि वाचन वैकल्य इसका क्या सीधे क्षमता सीधे प्रभावित होती है। किससे? वाचन वैकल्य से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। फिर से क्या आ गया? विशेषता नहीं है। तो इसको पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या विशेषता नहीं है। क्या उच्च क्रम का समस्या समाधान, या अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, या जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि अभिसारी सोच इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अभिसारी सोच इसकी क्या विशेषता नहीं हो सकती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंगत शब्द प्रस्तुत करना, या मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि असंगत शब्द प्रस्तुत करना ही से बचना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है, पढ़ने के क्षेत्र में वो कठिनाई देखते हैं, सीखने की कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, या भाषा विषयों से उचित छूट, या विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार भाषा विषयों से उचित छूट, या विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, या विद्यार्थियों का स्थायी भाव। तो जो भी हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि भाषा विषयों से उचित छूट देना ही उनके क्या समावेशन निम्न से किसकी आवश्यकता, यही है उसकी आवश्यकता। भाषा विषयों में उन्हें उचित छूट मिलनी चाहिए तो जिससे वो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से हर चीज को समझ लेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 देखिए क्या कह रहा है कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने का अवसर दिए जाते हैं। जितने दिए जाएंगे उतना वो प्रभावी होंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण कौन सा है। तो शिक्षा अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण कौन सा है। इसका हमारा राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 कि अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। अधिगम किस रूप में देखता है, अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। यही क्या है, रचनावादी दृष्टिकोण हमारा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्या, जब सीखी जाने वाली सामग्री क्या हो, डैश कौन सी हो, जब विद्यार्थी बेहतर सीख सकता है। जटिल और व्यापक तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, जटिल और व्यापक होगी तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी,
या अव्यवस्थित और असंगठित, बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित तो कभी सीखेगा नहीं, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जिसके बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, सीखी जाने वाली सामग्री अगर मौजूदा ज्ञान से जुड़ोगी तो बिल्कुल अच्छे से सीखा। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कि जितना जो मौजूदा ज्ञान से जुड़ेगा वो उतने अच्छे बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान करता है। क्या क्या विद्यार्थी अगर विफल होता है तो वो किस तरह से हो जाता है, हो सकता है कि अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या समावेशी दर्शन, या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, की गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम से ही वो क्या हो जाता है, विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, विफल होने में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 की एक, क्या लिखा है कि एक संप्रत्यय, क्या एक संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब ही क्या होता है, संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में हम लोग इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, या इसको कह सकते हैं विचार करना, किसी चीज के ऊपर विचार करना भी क्या होता है, संप्रत्यय। या किस संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट, किसी चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझाना होता है, या सिद्धांत कह लीजिए, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए, ठीक है, और भी इन लैंग्वेज में हम लोग सिद्धांत भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, सिद्धांत से बचने के लिए क्या, किसके प्रयोग से बचना चाहिए, कि उस संप्रत्यय के संबंधित उदाहरण, क्या उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, या संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, या उनकी संस्कृति में प्रचलित मूल रूप। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से हमें बचना चाहिए शिक्षक को। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। क्या कहते हैं, स्वयं के ज्ञाता होने के, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है, अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, या अभिप्रेरणा। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, की अधिक संज्ञान दर्शाती है। ठीक है, अधिक संज्ञान होता है, वैसे क्या है कि संज्ञान सूचना का मानसिक प्रसंस्करण है, जो मानव मन का कार्य है, जो धारणाओं को अवधारणाओं में विकसित होने देता है। क्या, धारणा जो होता है उनको अवधारणाओं में विकसित होने देता है। जब हमारा अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण होता है तो उसे अधिसंज्ञान कहते हैं, कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर हमारा अगर नियंत्रण है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं। बहुत ही अच्छे सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है, तो आज ये हमारा क्या है, ये आज के हमारे बहुत ही अच्छे टॉप 30 क्वेश्चंस थे, जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हमने समझाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें सीटेट के लिए। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया और आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। इसी तरह हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। अब टीटी भी आ रहा है, अब टीटी की प्रिपरेशन भी आप लोगों को अच्छे से करनी है, तो बिल्कुल इसी चैनल पर बने रहिएगा। इस पर हम टीटी की प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से कराएंगे, ताकि आप लोगों का एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, कलम लगवा फिर से नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।